जनजीवन से। कई चीजें ऐसी हैं जिसपे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये बहस का मुद्दा है या नहीं है, और ये एक बार क्यों नहीं तय हो जाता कि इससे छेड़छाड़ नहीं होगी, चाहे पाठ्यक्रम से किसी को निकालना हो या जोड़ना हो या नाम किसी का तब्दीली का हो। इस पर तमाम सारी बहस लगातार होती रहती है, और आज भी एक मुद्दा ये सामने आएगा आपके, जिसमें आप अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूं, जो लोग बड़े दूर से आए हैं वो कौन लोग हैं, क्या है, मैं उनसे बात जरूर करना चाहूंगा। जी, कहां से आना हुआ साहब आपका? बिहार में कहां से? नवादा से। जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्यों? बड़े संतुष्ट आदमी हैं आप तो भाई, इतना संतुष्ट आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल आराम से। क्या काम करते हैं? ड्राइवरी। तो अभी ड्राइवरी करके आ रहे हैं या मतलब? अभी यही है। अभी यही है, बहुत अच्छी बात है। और आप कैसे हैं मैथिल साहब? आपसे भी पूछा जा सकता है, कैसे हैं? अच्छा, ये बताइए कि थोड़ी देर में गाड़ी गियर पे आएगी या अभी एकदम से तुरंत आ सकती है गाड़ी? हाँ, लोग कह रहे हैं कि गाड़ी में गियर ही नहीं है। गजब है भाई। हटकर चले वो हमसे जिसको सर अजीज हो, हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले। हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले। क्या बात है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। मुझे मालूम है थोड़ा देर में खुलते हैं आप लोग। आपका कहाँ से आना हुआ? अंबाला। अंबाला से। तो कैसे दिल्ली में इधर कैसे आना हुआ? आ जाइए। ट्रेनिंग में आई है, बहुत अच्छा। पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। किसी ने पानी वानी पूछा कि नहीं पूछा? नहीं दिया ना? सामने तो पूछ ही लिया। सामने तो पूछ लिया। आपका तो मुझे मालूम है थोड़ा पानी कम ही रह गया होगा। नहीं, मुझे मालूम है आपका पानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं, बात उसकी नहीं होती। आपने जो ऑप्शन छेड़ा, मैं कुछ कहूँ अब मैं कह लूँ, चुल्लू भर पानी लाओ, उसी में डूब के मर जाओ। कहना नहीं बात है। गजब आदमी। मैं पूरा मूड बना के गया था, सच में। मैं आपसे ईमानदारी से मैं आपसे बात करने आया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कौन सी ट्रेनिंग है, कहाँ ट्रेनिंग कर? गार्ड साहब, 3 ही 4 ही लोग हैं, एक तो कुतुब मीनार और एक तुम, बस खड़े रहते हो। काम तो कुछ मालूम ही होगा तुम्हें। देखो, इनकी सेवा करो, जाके पीछे जरा ले जाओ भाई, जरा पानी पी के आओ। तुम थोड़ी देर में आओ, पीछे से आओ, जाओ पानी पी के आओ। जाओ ड्राइवर साहब, आप उधर चले जाओ। गार्ड साहब जाओ। जी मैम, आगे आइए। किस तरह की ट्रेनिंग है? डॉक्टर हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। एनएबीएल का हमारा असेसर का ट्रेनिंग है, उसके लिए आए। जी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। बताइए, 2-4 बातें सुनता इनसे, 2-4 बातें ये बताती मुझे। डॉक्टर साहब नमस्कार, थैंक यू सो मच। आज पैनल पे भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। सच में मुझे बड़ा अच्छा लगता कि तमाम सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत मॉडर्न साइंस का हिस्सा है, मेडिकल साइंस का, जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें लाके बताते हैं, 2-4 चीजें बताते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा मूड बना रखा है कि पानी कभी ज्यादा हो जाता है, अक्सर पानी कम हो जाता है। मैंने सच कहा कि चुल्लू भर पानी काफी होता है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? जनाब, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, 50 साल हो गए आप रहता हूँ। आज सबसे पहले मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, पहले चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर, कोई याद नहीं कर रहा होगा, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उनका बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको, और याद करता हूं। जी बेटा, समझ लो कि जिसकी बात हो रही सुन लो। हाँ जी। उसके बाद जो पैनलिस्ट आपके हैं, और एक आपने जो प्रमोशन दी है ना सर, मेरे भी आपके 10 साल हो गए हो आपके प्रोग्राम में आते आते, बुढ़ा हो गया हूँ, दाढ़ी सफेद होगी। आपने हमें चांस नहीं दिया, मेरे भाई को, छोटे भाई को दिया ना, आपके लिए 100 तालियां। अच्छा, वो उसके लिए नवल ऑटो वाला के लिए। जी, नवल ऑटो वाला जो है प्रमोशन, ऑटो चलाते हैं सड़कों पे, और वो मेरे पैनलिस्ट से मैंने कहा कि इसी पैनल में कुछ लोग ऐसे हैं जो कार बेचते हैं, ब्रांड न्यू कार बेचते हैं, वो पैनल में है, उनका प्रोफेशन है। लेकिन बाय शौकिया कहिए या जो, वो इस डिबेट में शरीक होते हैं आके। और एक ऐसे भी है डिबेट में शख्स जो ऑटो चलाते हैं और वो ड्राइवर हैं। तो मेरी डिबेट में ये खास बात है कि आम आदमी और उसका जीवन जनजीवन जुड़े, उसके लिए मैं लेके आता हूं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अम्बाला कैंट से। मेरा जन्म अम्बाला कैंट का है। बहुत जी, बहुत अच्छी बात है। चलो चलो चलो, अब खींचो जल्दी। कहां से आए हो तुम? दिल्ली से। चलो जल्दी, थैंक यू। चलो जाओ। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रितु चौधरी कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप ही का वेट हो रहा था। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, प्रवेश चौधरी, डॉक्टर प्रवेश चौधरी
बीएचपी से हैं और राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवल ऑटो वाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर पुनीत सरपाल जी, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी जो लोग जुड़ेंगे डिबेट में, मैं उनका तारुफ कराऊंगा। आज डिबेट का हिस्सा क्या है? 3 मूर्ति भवन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास था। उसका नाम 1 साल पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में था और अब उसका नाम जो बदल के हो गया वो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी, अब ये नाम होगा। कांग्रेस ने कहा कि नेहरू जी का नाम आपने क्यों हटा दिया, और इसी पे बातचीत शुरू हुई। तो जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरे के इतिहास को मिटाने चले हैं, ये कांग्रेस ने कहा बीजेपी के लिए कि जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरे के इतिहास को मिटाने चले हैं। बीजेपी ने भी जवाब दिया है, वो जवाब का बारी का इंतजार करेंगे। बहस शुरुआत करते हैं। आप लोग जो शरीक होना चाहेंगे या अपनी बात, जरूरी नहीं इस मुद्दे पे जुड़े, अपनी बात कहिएगा, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। जी, राइट फ्रॉम द प्रतीक जी, कांग्रेस के वाक्यों से लगता है उनको राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया है। उनको ये एहसास हो रहा है कि लगता है उनके ही परिवार से केवल अभी तक प्रधानमंत्री थे। लेकिन मैं उनको याद दिला दूं और यहां तमाम जनता को भी उनके साथ सम्मिलित कर लूं इस यादों में कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी जो सबसे कम दिन के थे प्रधानमंत्री, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर गुलजारी लाल नंदा जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर मोरारजी देसाई जी, फिर चंद्रशेखर जी, फिर उसके बाद आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी रहे, राजीव गांधी रहे, गुजराल साहब रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह रहे, नरेंद्र मोदी जी अभी हैं। तो ये क्या इनको केवल अपना परिवार नरसिंहा राव बोले प्राइम मिनिस्टर्स सोसाइटी जो बनाई उन्होंने, बोले क्या मोतियाबिंद हो गया है आपको? आपने अपने ही सेल्फ गोल मार लिया, अपने ही उसमें गोल मार लिया। ये क्यों किया कांग्रेस? देखिए, बड़ी अच्छी लिस्ट याद करके आए थे क्योंकि कुछ बोलने को तो था नहीं। काउंटर करने के लिए मेरे साथी के पास कोई पॉइंट ही नहीं था। देखिए, केवल नाम बदल लेने से आप इतिहास तो नहीं बदल देंगे। क्या आप वो गौरवशाली इतिहास बदल सकते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू ने उस समय देश की कमान संभाली, जब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी? भाखड़ा नेंगल डैम क्या आप भुला सकते हैं? हीराकुंड डैम आप भुला सकते हैं? इसरो आप भुला सकते हैं? डीआरडीओ आप भुला सकते हैं? आईआईटी आप भुला सकते हैं क्या? आप एम्स भुला सकते हैं क्या? आप वो विजन भुला सकते हैं जब पहली बार एशियन गेम खेले गए? आप भुला सकते हैं क्या इन चीजों? दोनों के पास अपनी अपनी लिस्ट है जी। एक मिनट वेरी क्विक। इन्होंने क्या भुला सकते हैं? क्या कहा? तो मैं कहता हूं 1954 नेहरू लियाकत कमेटी का पैक्ट संख्या आप भुला सकते हैं क्या? शास्त्री जी का मौत, तस्कतैन का वो आप भुला सकते हैं क्या? गोवा के अंदर आजादी के बाद भी तिरंगा नहीं फहरा, वो भुला सकते हैं क्या? भ्रष्टाचार भुला सकते हैं क्या? 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी व्यक्तिगत हमले और व्यक्तिगत नाम लो 2G 3G नहीं 2G नहीं, आप बहस पे रहिए, बहस के इतर मत जाइए, बहस पे रहिए। वेरी क्विक लो। अभी कर्नाटका में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? वीर सावरकर का नाम हटा दिया, हेड गवार जी का नाम बदल दिया, इन्होंने हटा दिया। क्यों भाई? आप करो तो मीठा कब कड़वा तू। ये हिंदुस्तान में अब कांग्रेस पार्टी ने दर्शा दिया है कि जो इस देश के लिए जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उनके नाम को बुला दे रही है। और मैं कहना चाहता हूँ 75 सड़कें गांधी परिवार के नाम से है हिंदुस्तान में, और जितनी भी संस्थाएं हैं नेहरू गांधी, आज जिस चौक पे शो होता है उसका भी राजीव चौक रखा है। बोले जहां शो हो रहा है उसका नाम भी तो राजीव चौक है। ऑटो वाले भैया हैं, ये ऑटो कम चला रहे हैं आजकल, पेपर ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि शाम को बोलना भी तो है, डिलीवर करना है। बहुत अच्छे भैया, तुम बहुत सही जा रहे हो, राजनीति तुम धीरे धीरे सीख गए हो। अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तलाशो, फिर उसके बाद कुर्ता पैजामा इंतजाम हो जाएगा। जी राहुल जी, वेरी क्विक। देखिए, जो जगह म्यूजियम है, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि वो जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान रहा था। 16 वर्षों तक वो मृत्यु पर्यंत तक वहीं पे रहे थे। फिर तब देश ने उनके नाम पे एक तरह से उसको स्मृति स्थल के रूप में संरक्षित कर दिया था।
देखिए वहां पे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाकी प्रधानमंत्रियों की चीजों को भी संरक्षित किया, उसका भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन नाम में अगर जवाहरलाल नेहरू लगा है तो उसे हटाने का क्या तुक है? नेहरू जी के नाम के साथ भी वो म्यूजियम इसी रूप में काम कर सकता था, हमें भूलना नहीं चाहिए। भाई उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम है, उसमें तमाम सारे प्रधानमंत्रियों की चीज जीवनियां सुरक्षित रहेंगी। मैं कह रहा हूं कि ये तो अच्छा प्रयास है, मैं उस प्रयास का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन फिर अगर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बन रहा है उसमें अगर नेहरू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम कहा जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? अगर वो आजादी के आंदोलन में भूलना नहीं चाहिए, 6 बार वो जेल गए थे, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी। एक माफीनामा कोई दिखा दे जवाहरलाल नेहरू को। नहीं भाई, अब मैंने किसी और का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन के 10 साल उन्होंने बिताए जेल में। आजादी की लड़ाई, अरे आजादी की लड़ाई में क्या रोल रहा है वो आप लोगों को नहीं समझ में आया। बहस वहीं पहुंच गई जहां मुझे लग रहा था पहुंचनी। कहां से आना हुआ साहब आपका? बिहार में कहां से? गया जिला से। तो आज ही आए हैं या 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए? सर मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि वहां से आए हैं? यहीं कहिए, यहीं पे आप बसते हैं। जन्मभूमि तो वही है, जन्मभूमि को याद करते हैं। तो देखिए भाई, बहस भी तो यही है कि नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री जी वहां रहते थे। बहस भी तो यही है, बहस का हिस्सा भी यही है। मैं आया, रुको ऑटो वाले भैया। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा तो बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने पूरे देश के सामने कहा कि 1947 से पहले इस देश में कुछ बनता ही नहीं था। तो क्या अंग्रेज यहाँ पे गुइयां छीलने के लिए आए थे क्या? गुइयां क्या वो अरबी छीलने के लिए आए थे क्या भैया? पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज, आजादी से पहले इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता को याद होना चाहिए। और 15 अगस्त 1973 याद है आपको? 32 फुट नीचे लाल किले के अंदर किसने कालपत्रम गड़वाया था? कालपत्रम इंदिरा गांधी जी ने गड़वाया था। उसके अंदर 1000 पेज का डॉक्यूमेंट रखवाया था जिसमें कहा गया था अहम ब्रह्मास्मि। इंदिरा गांधी जी ने ही सब कुछ किया है, देश आजाद किया है, सब कुछ उन्होंने किया है। देश के इतिहास को बदलने की साजिश इंदिरा गांधी जी ने की थी, जो कि उसके बाद आने वाली सरकार ने उखड़वाया था। याद कीजिए आप। ये असलियत इन कांग्रेस। याद कहां से करें? इतनी खोपड़ी के पास आके बोल दे तो सब भूल जाते हैं। याद कहां से करें? जी मैं कह रहा हूं कि ये कार्यक्रम काफी फेमस लोकप्रिय कार्यक्रम है, देश में करोड़ों लोग देख रहे हैं इसे। अभी मैं बद्रीनाथ की यात्रा से आ रहा हूं, वहां पे भी बहुत सारे यात्री मिले थे, श्रद्धालु मिले थे, और सबों ने कहा कि हमारा नमस्कार जो है जरूर आपके पास तक पहुंचा दिया जाए। जय बद्री विशाल। तो अब मैं दूसरी चीज में कह दूं, देखिए यहाँ पे जो पूरा इतिहास है, कौन सा पूरी की पूरी कहानी लेके आए। ये जवाहरलाल नेहरू का योगदान इस देश के इतिहास में मानते हैं कि नहीं? वो आपके प्रथम प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? वो सबों के पूरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। कहने का आशा यह है कि इस देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने सब कुछ लूट के ले गए थे। अब पढ़ लीजिए तमाम दादा भाई नौरोजी से लेकर काम लोगों के लिए चाहता हूँ। आप भवन का नाम प्रधानमंत्री जी का जो रखा गया है, किसी का और नाम रखा गया है? सभी प्रधानमंत्री उसमें परेशानी किस बात की? वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का निवास। अरे भैया, अरे हाँ यार तुम्हारे लिए प्रोग्राम करते तुम ही चले जाओगे। हाँ नहीं, वहां नहीं बना रहे, तुम बने बनाए हो, तुम नजर आ रहे हो, शक्ल से दिखते भी हो। हाँ संभल के रहना यहाँ पे, ज्यादा बदतमीजी नहीं, संभल के रहना, खड़े रहना यहाँ पे। आया जी, इनको तो तमाशा। इतिहास की लस्सी बिलोने वाले, जवाहरलाल नेहरू का इतिहास मिटाने वाले खुद एक दिन इतिहास हो जाएंगे। मैं उस जवाहरलाल नेहरू की बात कर रही हूँ कि जब पूरी दुनिया में 2 गुट थे, एक अमेरिका और एक रशिया, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं है। ये था कॉन्फिडेंस, ये था गट्स। और आज रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाने वाले एक छोटी दिल्ली की लोकसभा के बराबर मणिपुर की आग नहीं रुकवा पा रहे 1 महीने से। वेट प्रतीक जी, इन्होंने इतिहास की बात कही है। इतिहास में बताता हूँ इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्या होता है। 1 अप्रैल 1889
हेडगेवार जी का जन्म दिवस है। उनका नाम हटाने कौन थे हेडगेवार? केशव राव बलिराम हेडगेवार वो थे जब उनके स्कूल में अंग्रेज निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने वंदे मातरम भोग्य उद्घोष के साथ जब उच्चारण किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। और एक बात ये कहते हैं आपकी आरएसएस, आपकी भाजपा क्या की है आजादी के लिए? 1930 महात्मा गांधी जी ने जब नमक आंदोलन निकाला था तो यही हेडगेवार थे जो अपने सहयोगी के साथ जाके 9 साल संघर्ष किया था। और यही नहीं, भगत सिंह के नाम पे, राजगुरु के नाम पे, सुखदेव के नाम पे जब ये राजनीति करते हैं तो जब वो राजगुरु जी अंग्रेज के चीजों से निकल कर आ रहे थे तो हेडगेवार जी ने भैया जी क्या उन्हें रहने की व्यवस्था दी थी। जी एक सांस में बोला समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव है अब। जी नहीं, पर संपदा सकाऊ नहीं देखी इनके लिए, पर संपदा सकाऊ नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। इनके ईर्ष्या और कपट इतना है कि जो देश अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता वो देश किस गति को प्राप्त होता है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने नाम से नहीं रखवाया? क्या हटाएंगे? उसे भी प्राइम मिनिस्टर स्टेडियम कहना चाहिए था। दूसरा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आबे मने करे तुम सोई। ये जो मन आता है वही करते हैं। क्या किसी का नाम हटाने से अगर उनका नाम बना रहता, क्योंकि उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने और अंतिम सांस तक वो वहां पर रहे, अगर उनका संग्रहालय बना रहता इसमें भारत का गौरव कहां घट रहा था? दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आप ये छोटी मानसिकता, आप विश्वगुरु का डंका बजा रहे हैं और काम कौन सा करते हैं? बौनेपन का काम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होगा। जनाब विश्व हिंदू परिषद नाउ। देखिए, कांग्रेस की हमारी बहन ने इतिहास की बात करी। अरे ये कांग्रेस इतिहास को पढ़ तो ले, समझ तो ले। जिस डॉक्टर हेडगेवार को आप कर्नाटका में निकाल रहे हैं उस पन्नों से, अरे वो हेडगेवार वो हैं जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1921 के अंदर 1 साल की जेल में गए असहयोग आंदोलन में। वो डॉक्टर हेडगेवार थे जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भागकर आए छुपने के लिए तो उमरेड़ा के अंदर भैया जी ढाणी को कह करके उनके छुपने की व्यवस्था करी। वो डॉक्टर हेडगेवार है जो 1930 के अंदर 9 महीने की सजा काट कर आते हैं। और वो हेडगेवार है जिसको मोतीलाल नेहरू और उसके बाद अजमल खान ऐसे बड़े नेता जिनके सम्मान के अंदर स्वागत समिति रखते हैं। ये डॉक्टर हेडगेवार की पाठशाला से निकले हुए गुरुजी हैं जो 1942 के अंदर अपने सारे स्वयंसेवकों को कहते हैं कि आप बलिदान के लिए तैयार रहिए और इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाना है। उस संघ के बारे में बात कर रहे हैं, उस हेडगेवार को आप निकालने की बात कर रहे हैं। राइट। कह रहे हैं कि देखिए 9 महीने के लिए 1 साल के लिए जेल गए, बिल्कुल कोई 1 दिन के लिए भी जेल गया, देश के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जब हम लोग नेहरू जी की बात करते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी कम से कम 1942 से 1945 तक 3 साल उसी में जेल में बंद रहे थे वो। तो देखिए ये तुलना की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेहरू जी के सम्मान के साथ कमी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है, यहाँ पे पूरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है। उनके रुको चुपचाप। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी आगे आइए थोड़ा सा। पानी वानी पिया कि नहीं पिया? गर्मी बहुत है, उमस बहुत ज्यादा है, बारिश हो गई, उमस और हो गई। जी बोलिए साहब। सर बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये अपोजिशन है ना, हर बात पे नेगेटिविटी। भाई आपने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम बदल दिया तो इन्होंने कहा कि आपने नाम क्यों बदल दिया? आप काम कर रहे थे, म्यूजियम बना लेते, प्रधानमंत्रियों के सजो लेते, सारे सपने, सारी जीवनियां सजोते, लेकिन नेहरू जी का नाम क्यों हटाया? सर ऐसा किस प्रधानमंत्री के नाम से है, वो किसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, वो प्रधानमंत्री का म्यूजियम होगा, उसमें नेहरू जी से लेके और आज आगे यदि मोदी जी तक रहेंगे तो उन्होंने जो भी काम किया है, उनकी जीवनी है, उनके काम है, वो सब कुछ मैं आपके हिसाब से ये काम ठीक है, नाम हटाना ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं हटाना गलत है या सही है। यदि हटा दिया है तो कोई बहुत बड़ा मतलब डिस्कशन का पॉइंट नहीं, डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, इसलिए बहस आज बंद करते हैं। बहस डेवलपमेंट पे होनी चाहिए सर, बहस डेवलपमेंट पर होनी चाहिए, बहस इस पर नहीं होनी चाहिए। ये काम इनका कहना है
कि बिल्कुल ठीक है, नेहरू जी का नाम हटाया तो प्रधानमंत्रियों के नाम जोड़ दिए, इसलिए लिहाजा बहस जिस पे होनी चाहिए कि नई रिसर्च क्या हुई, वैक्सीन किसकी आई, मलेरिया की आई या नहीं आई, या आ रही है तो कितनी दिनों में आ रही है, बहस इस पर होनी चाहिए, पर जानकारियों पे होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ जी। सर ये बात महंगाई पे होनी चाहिए और दिल्ली में अध्यादेश आया इस पे ऊपर होनी चाहिए। ये जो जस्टिफाइड बात है ये हिंदू मुसलमान गलत बात है। हिंदू मुसलमान अभी तक तो हुआ नहीं, नहीं अध्यादेश पे बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देखो, एक बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अध्यादेश। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी, देखिए भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करते हैं भाई, और इनका तो मैं करता ही हूँ, हमारे पर आते ही है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक आदमी सावन में अंधा हो गया, मैंने ऐसे ही कह रहा हूं, मैं कहने के लिए, मैं हमारे यहाँ कहावत कही जाती, फिर उनको सब वही, अरे अभी तक एक बार भी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं आया। हाँ जी, काम तो कोई क्या नहीं, नाम बदल के मुद्दे बना रहे हैं 2024। एक मिनट, नो, बोलने दो। काम से क्या काम, स्टूडेंट की हालत देख रहे हो तुम्हें तो कुछ पता नहीं, काम नाम चेंज कर दिया, बस इसी पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं सारे। क्या काम करते हैं आप? अभी स्टूडेंट है जी, मैंने नीट क्लियर किया है डॉक्टर। नीट क्लियर किया है, डॉक्टर है, हो गए? कौन से कॉलेज में? रुको भाई, नीट से ज्यादा जरूरी नहीं, डॉक्टर से ज्यादा जरूरी इस देश में कुछ है। कहाँ पे, कौन से कॉलेज मिला? नहीं, अभी काउंसलिंग होगी, अभी काउंसलिंग होनी बाकी है। ये पूछो काम अगर 10 सरकार इसलिए लाई गई थी कि काम किया जाए, न कि इतिहास अब जो हो गया 2023 चल रहा है भाई, यहाँ पे जनता जो चल रही है उसके बारे में देखो, कितना रोजगार है लोग, कितना रोजगार है जी। नाराज ना हो, बच्चा तो है अपना डॉक्टर बनेगा जी। इतिहास छोड़ दो अपना, है सनातन पद्धति को खत्म कर दिया, इतिहास छोड़ दो, हिंदू पंडितों को वहां से निकाल दिया, इतिहास छोड़ दो, सिखों की गर्दन काट दी, उन्हें वो इतिहास छोड़ दो, ठीक है, दंगे होते थे वो इतिहास छोड़ दो, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं, ये अभी पढ़ रहे हैं, जब अपने हकीकत निकलेंगे उसके बाद पता चलेगा। डॉक्टर साहब आ गया, मैं बोल रहा हूँ अगर इतिहास में 2000 क्या हो रहा है, तरक्की क्या चल रही है, पहले एम क्या बनाया इन्होंने, IIT बनाई है, एम्स बनाया है, क्या बनाया स्टूडेंट के लिए? आज बात कैसे हो गए आप? पारदर्शिता है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता है, तभी आप इतना बोल रहे हैं। आपको रोजगार मिल रहा है, PM महोदय, अरे रोजगार क्या सिने आपने क्रांति, इन पर अपनी क्रांति 7 साल तक तो चलाई नहीं की, ये देश चलाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने नीट की बात कही, स्टूडेंट है, बहुत सामान्य भाई आपका, मैं भी इंजीनियरिंग करके निकला हुआ छात्र ही हूँ। नीट MBBS की बात कर रहा हूँ। 2000 हम उस सर ये कहते हैं ना, हमेशा कुछ भी हो जाए, बीमारी हो जाए तो नेहरू की बात करते हैं, नेहरू जी की बात नहीं करेंगे, अपनी सरकार की बात करेंगे। 2014 के समय 53,000 MBBS सीट थी, आज 2023 में 1 लाख MBBS सीट है। हमने एम्स बढ़ाए, हमने कॉलेज भी बढ़ाए, और ये डेटा में कोई अपने मनगढ़ंत डेटा नहीं बोल रहा गूगल पे, लेकिन स्टूडेंट की नीति और नियत और नेतृत्व क्षमता उस आधार पर होनी चाहिए। अगर हम पढ़ के अपने राष्ट्र माता की सेवा करेंगे तो उनके लिए अवसर है, लेकिन अगर वो किसी एजेंडा प्रोगंडे के गलती से शिकार हो जाए तो हमें भी दुख होता है। अब जाइए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, 1 लाख MBBS सीट बढ़ाई है मोदी सरकार ने, और ये दावे के साथ सीना ठोक एक तो बेटा तुम्हारे लिए तो जीवन न्यौछावर है। रुको एक मिनट रुको। कहाँ से आना हुआ आपका? अम्बाला से ही है? अम्बाला से में। अच्छा, साथी साथ है। आप कुछ इस पे बोलना चाहेंगे? क्यों तो रुको बेटा, देखो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, चुपचाप सुनो, फिर बात भी तो सुनो, दूसरों की भी बात सुनो ना। वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन और भी तो जनता भी तो खड़ी है ना। चलो जी भाई देखो बेटा, मैं तुम्हारा आंखें तो नहीं खोल सकता, और तुम्हारी अपनी धारणा है, वो अच्छी धारणा है, तुमने बना रखी, लेकिन दूसरों को सुनना चाहिए, इसकी मात्रा रखनी चाहिए जी। ना प्लीज लिसन, तुम भी डॉक्टर हो भाई, तुम देखने के लिए आंखें तो खोलो ना जी। एक मिनट रुको सर, सीटें बड़ी हैं। अरे बेटा सुना मेरी बात, तुम भी डॉक्टर हो, बगल में वो भी अम्बाला से डॉक्टर आई हुई है। टोटल सीटें ये भी बता देंगे 30,000। बड़ी जबरदस्त। ब्रेक लें? किससे जवाब लें? डॉक्टर साहब से जवाब लें जी। बड़ी है। जब आगे हमने पढ़ाई की, MBBS की, मैंने जब MD की, हमारे टाइम पे बहुत कम सीटें थी, हमें सीट ही नहीं मिलती थी कहीं। हमारे टाइम पे बहुत कम सीटें थी, अब बढ़ गई हैं। 1997 में MBBS में एडमिशन ली थी। 1997 में सर सुनिए ना, तो इनसे लेना, कहां गए मेरे संगीत वाले? कबीर का ही बजना चाहिए।
1997 में एमबीबीएस किया, तब सीटें कम थी, अब सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। और सच ये है कि डॉक्टर्स की बेहद कमी है और डॉक्टर्स निकलने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए। कमी है, बहुत कमी है, और होनी चाहिए, अभी भी कम है, और होना चाहिए, और होना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं, लेकिन विरोध वो जो बेहतर हो। वक्त छोड़ दे ब्रेक का। लंबे वक्त से टीटीपी ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है और अब उसने एक बड़ा ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी और बलूचिस्तान के 2 जिलों में पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वहां टीटीपी का कब्जा हो गया। यहां तक कि टीटीपी ने वहां अपने गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले पाकिस्तान के हाथ से फिसल गए। ये 2 जिले कलात और मकरान हैं, जिन पर टीटीपी ने पूरी तरह कब्जा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि टीटीपी के इस दावे पर पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार खामोश है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की खबर पर चीन भड़क गया और उसने कहा कि अमेरिका ताइवान की बर्बादी चाहता है। और यही वजह है कि ताइवान में युद्ध का खतरा देखते ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान तैयार कर लिया। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ताइवान को भी बर्बाद करना चाहता है। चीन ने दावा किया कि अमेरिका का प्लान है कि ताइवान में जंग छिड़ने से पहले उसके सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और ताइवान के लोग जंग में पिसते रहें। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही होगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार की तरफ से जारी नए प्रतिबंधों पर चीन बौखला गया। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने यहां मौजूद चीन की कई कंपनियों पर नकेल कस दी, जिसके मुताबिक चीन की ये कंपनियां अमेरिका से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार को शक है कि चीनी कंपनियां कारोबार की आड़ में चीनी सेना की मदद करने में जुटी हैं। आरोप है कि अमेरिका से उन उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी जिनकी मदद से चीन खतरनाक हथियार बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की 43 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए ज्यादा बौखला गए क्योंकि उनमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने उस पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर हर दूसरे देश से भिड़ने वाला चीन अब जर्मनी पर भड़क गया। उसने जर्मनी को उसके साथ मिलकर रहने की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई रणनीति का ऐलान करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने चीन को अपने लिए बढ़ता खतरा बताया और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। उसने जर्मनी को चीन को साथ लेकर चलने की नसीहत दे डाली। अपनी बात में दम डालने के लिए चीन ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों की भी दुहाई दी और जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि चीन के साथ बनाए रखने में उसका फायदा है। जर्मनी ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई है उसमें उसने चीन से संभलकर रहने की पैरवी की है। जर्मनी की दलील यह है कि चीन के कई फैसले ऐसे हैं जो पश्चिमी देशों के खिलाफ रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद रस्सियों की मदद से छात्रों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक आग एक बिजली मीटर में लगी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन धुआं उठने की वजह से छात्र घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी के सहारे इमारत से नीचे उतरने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारत की 4थी मंजिल से एक मोटी रस्सी की मदद से छात्र जान जोखिम में डालकर नीचे उतरते दिखे। लेकिन डर यह था कि कहीं उनके वजन से रस्सी टूट न जाए, क्योंकि उस रस्सी पर एक साथ कई छात्र लटके हुए थे जो किसी भी तरह जान बचाने के लिए नीचे आना चाहते थे। हालांकि इस कोशिश में कुछ छात्रों के हाथ से रस्सी छूट गई और वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग इमारत से रस्सी के सहारे उतरने वाले छात्रों की मदद करते नजर आए। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने ही अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को जहर दिया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने 3 जून को सरस्वती के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोज साने ने 30 मई को बोरीवली इलाके के एक स्टोर से जहर खरीदा और 3 जून को सरस्वती के खाने में मिलाकर उसे दे दिया। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने पहले से ही सरस्वती के मर्डर की प्लानिंग की थी, क्योंकि जहर खरीदने से पहले उसने अपने मोबाइल पर जहर के बारे में सर्च किया था। इस दौरान उसने ऐसे जहर के बारे में सर्च किया जिसे देने के बाद बहुत ही आसानी से मौत हो जाए। आरोपी ने जहर देने की साजिश को इस तरह से प्लान किया था कि ऐसा लगे जैसे सरस्वती ने जहर खाकर खुद सुसाइड किया हो। और पूछताछ में भी मनोज साने ने पहले यह बताया था कि सरस्वती ने खुद जहर खाकर सुसाइड किया था।
पुलिस के मुताबिक मनोज साहनी के घर से 4 स्मार्टफोन बरामद हुए और साइबर सेल इनकी जांच में जुट गया। इस बीच झारखंड के रांची के मॉडल लव जिहाद मामले में फरार चल रहे आरोपी तनवीर खान को झारखंड पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। तनवीर खान के मॉडलिंग स्कूल में काम करने वाली मॉडल ने उसके खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने और रेप का केस दर्ज किया था, जिसके बाद झारखंड पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। हालांकि वो पुलिस को चकमा देकर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन वो जैसे ही बिहार के अररिया पहुंचा, झारखंड पुलिस की एक टीम ने बिहार पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया और अब उसे रांची लाया जाएगा। तनवीर खान की गिरफ्तारी के बाद उस पर आरोप लगाने वाली मॉडल ने पुलिस को धन्यवाद दिया। गिरफ्तारी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और झारखंड पुलिस को सबसे पहले तो धन्यवाद कहती हूँ। आरोपी तनवीर खान की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस की एक टीम को पहले ही नेपाल की सीमा के पास भेज दिया गया था, क्योंकि उसके नेपाल भागने की खबर पुलिस को मिल चुकी थी। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक आदमी पर हिंदू लड़कियों को गुमराह कर कोर्ट मैरिज करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस बात का पता उस वक्त चला जब वो आदमी अपना नाम बदलकर 2 लड़कियों के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचा, जिसके बारे में हिंदूवादी संगठनों को पता चल गया और वो कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उस आदमी की जमकर पिटाई की। इस दौरान कोर्ट में मौजूद वकील ने बताया कि आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर दोनों लड़कियों को बस्तर जिले के कोंडागांव से बुलाया था। उसको झूठ बोल के यहाँ पे लाए हैं कि सिर्फ नौकरी के सिलसिले में तुमको जाना है, जबकि उसके साथ वो झूठ बोलकर शादी कर रहा था। वहीं पीड़िता ने उस आदमी पर अपना गलत नाम बताने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने गुजरात में नौकरी दिलाने का वादा कर उन्हें अंबिकापुर बुलाया था। राहुल नाम बताया था, लेकिन ओरिजिनल नाम नहीं पता है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर हरियाणा के यमुनानगर में बच्चों को तिलक लगाने से रोकने पर एक हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस के मुताबिक एक स्कूल में बच्चों के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान 4 बच्चे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे और इस बात पर स्कूल के टीचर ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, जिसके बाद स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया और उस हिंदूवादी संगठन के लोग स्कूल पहुंच गए, जहां टीचर और उस हिंदूवादी संगठन के लोगों के बीच जमकर बहस हुई। लेकिन मामला यही नहीं थमा। इसके बाद वो लोग सचिवालय पहुंच गए और टीचर के खिलाफ विरोध जताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस हिंदूवादी संगठन के नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें शक है कि टीचर को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए फंडिंग की जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ जब उस टीचर ने स्कूल में बच्चों के टीका लगाने का विरोध किया। इससे पहले भी टीचर के खिलाफ इस तरह की शिकायत की गई थी। ऐसे में लोगों ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई। उन्हें यह राहत पॉक्सो एक्ट केस में मिली। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप को खारिज करने की अर्जी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दे दी, जिसके बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग के यौन शोषण मामले में राहत मिल गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान और उसके पिता के अनुरोध पर उन दोनों का बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट में केस को रद्द करने की अर्जी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई। उस स्टेटमेंट के आधार के ऊपर हमने इसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो एक्ट को खारिज करने वाली अर्जी पर सुनवाई 4 जुलाई को होगी। इस बीच सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पहलवानों से सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल होगी और वही हुआ। इसके अलावा पहलवानों की पसंद और सहमति से 2 नए कोच रखे गए और उनकी मांग के मुताबिक कुश्ती संघ के चुनाव की तारीख भी आ गई। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के कामकाज से अलग किया जा चुका है। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने दोनों देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। हालांकि किम जोंग उन की धमकियों की परवाह किए बिना अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने मिलिट्री ड्रिल जारी रखी, और वो भी उत्तर कोरिया के दरवाजे पर। इस सैन्य अभ्यास का जो वीडियो सामने आया उसमें खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से बमों की बारिश करते दिखे। इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर से भी गोलियां बरसाई गईं। दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास में अमेरिका बिपरजॉय तूफान के बाद द्वारका, कच्छ समेत बाड़मेर में कई जगह भारी बारिश। तूफान से 442 गांवों के करीब 2 लाख लोग हुए प्रभावित। गुजरात के बाद राजस्थान पहुंची तूफानी हवाएं। बाड़मेर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन। उड़ान भरी और जापान के करीब समंदर में जाकर गिर गई, जिसके बाद दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक हड़कंप मच गया और जापान सरकार ने तुरंत ट्वीट करके उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की जानकारी दी। असल में उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रही मिलिट्री ड्रिल से बुरी तरह भड़का हुआ है। 2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने कहा कि उसकी सेना दुश्मनों के उकसावे का करारा जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने वीडियो बनाया और फिर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या करने से पहले उसने 4 अलग अलग वीडियो बनाए और अपने दोस्तों को भेजे।
इन वीडियो में उसने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही। मौत की तारीख आज फिक्स हो चुकी है क्योंकि मैं ब्लैक माली से बहुत परेशान हो गया हूँ। पुलिस ने बताया कि सुसाइड करने वाले आदमी के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और उसने वीडियो में उसी महिला से जुड़े 2 लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। उसने अपने वीडियो में बताया कि वो ब्लैकमेल करने वाले लोगों को अब तक 20 से 25 लाख रुपए दे चुका है, लेकिन अब उसके पास और पैसे नहीं है। ऐसे में वो लोग उसके खिलाफ रेप का केस लगाने की धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड के पीछे जो कारण है वो अवैध संबंध का निकल के आ रहा है। पुलिस ने बताया कि शव उसके गोदाम में फांसी के फंदे से लटका मिला। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उनसे टकराने से बची। ये घटना उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार पटना में अपने सरकारी आवास के बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी वो मोटरसाइकिल सवार नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनके बेहद करीब आ गया। इस दौरान मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई कि वो बचने के लिए सड़क किनारे बने फुटपाथ पर चढ़ गए। पटना में जिस तरह से लहरिया बाइकर गैंग का आतंक है, उससे तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाल बाल बचे। वहीं इस घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने उस मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही कई अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन इस घटना पर बोलने से बचते नजर आए। मुख्यमंत्री के काफिले में जिस तरीके से बाइकर घुसे, क्या कहना चाहिए। घटना के बाद पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर से गुजरने वाली रोड को 1 वे कर दिया गया और ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव के समय से पहले होने की भविष्यवाणी पर सियासी बहस छिड़ गई। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें भविष्यवक्ता कहते हुए तंज कस दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। हो सकता है वो भविष्यवक्ता भी हो गए हैं। इससे पहले पटना में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव जल्दी होने की आशंका जताते हुए अधिकारियों को जल्दी काम निपटाने का निर्देश दिया था। कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से पहले ही नीतीश के इस बयान पर सियासी घमासान मच गया। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव के प्रधानमंत्री के पिता पर दिए बयान पर विवाद हो गया और बीजेपी भड़क गई। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान शुरू करने के साथ ही राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने भी राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला किया, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता पर ऐसा बयान दिया कि विवाद हो गया। मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरुण यादव ने जैसे ही ये बयान दिया, बीजेपी भड़क गई। अरुण भाई, आज आपके पिताजी की आत्मा आदरणीय सुभाष यादव जी की जार जार रो रही होगी। प्रधानमंत्री जून में मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। अरुण यादव से इसी बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता से जुड़ा विवादास्पद बयान दे डाला। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जा रहे CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का फैसला ले लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि चीन पाकिस्तान की तरह ही अफगानिस्तान को भी कर्ज के जाल में फंसाकर कंगाल कर देगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी खस्ता हालत से निपटने के लिए चीन की शर्त मानने पर हामी भर दी। अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो चीन और पाकिस्तान के व्यापार को बढ़ावा देने के इरादे से बन रहे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल होगा। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आते ही दुनिया के कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है और तालिबान को उम्मीद है कि उनके इस कदम से उन्हें चीन और पाकिस्तान से मदद मिल सकती है, जो पाई पाई के लिए तरसते अफगानिस्तान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आशंका जताई जा रही है कि चीन ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे CPEC में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी चीन के अंगूठे के नीचे आ जाएगा। इस बीच आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एक अलग राज्य बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे वक्त से TTP ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है और अब उसने एक बड़ा ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी और बलूचिस्तान के 2 जिलों में पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि बलूचिस्तान के 2 जिले अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वहां TTP का कब्जा हो गया। यहाँ तक कि TTP ने वहां अपने गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले पाकिस्तान के हाथ से फिसल गए। ये 2 जिले कलात और मकरान हैं, जिन पर TTP ने पूरी तरह कब्जा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि TTP के इस दावे पर पाकिस्तान की फौज और वहाँ की सरकार खामोश है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की खबर पर चीन भड़क गया और उसने कहा कि अमेरिका ताइवान की बर्बादी चाहता है और यही वजह है कि ताइवान में युद्ध का खतरा देखते ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान तैयार कर लिया। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ताइवान को भी बर्बाद करना चाहता है। चीन ने दावा किया कि अमेरिका का प्लान है कि ताइवान में जंग छिड़ने से पहले उसके सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और ताइवान के लोग जंग में पिसते रहें। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही होगा।
इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार की तरफ से जारी नए प्रतिबंधों पर चीन बौखला गया। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने यहां मौजूद चीन की कई कंपनियों पर नकेल कस दी, जिसके मुताबिक चीन की ये कंपनियां अमेरिका से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार को शक है कि चीनी कंपनियां कारोबार की आड़ में चीनी सेना की मदद करने में जुटी हैं। आरोप है कि अमेरिका से उन उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी जिनकी मदद से चीन खतरनाक हथियार बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की 43 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए ज्यादा बौखला गए क्योंकि उनमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने उस पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर हर दूसरे देश से भिड़ने वाला चीन अब जर्मनी पर भड़क गया। उसने जर्मनी को उसके साथ मिलकर रहने की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई रणनीति का ऐलान करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने चीन को अपने लिए बढ़ता खतरा बताया। और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। उसने जर्मनी को चीन को साथ लेकर चलने की नसीहत दे डाली। अपनी बात में दम डालने के लिए चीन ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों की भी दुहाई दी और जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि चीन के साथ बनाए रखने में उसका फायदा है। जर्मनी ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई है उसमें उसने चीन से संभलकर रहने की पैरवी की है। जर्मनी की दलील यह है कि चीन के कई फैसले ऐसे हैं जो पश्चिमी देशों के खिलाफ रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद रस्सियों की मदद से छात्रों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक आग एक बिजली मीटर में लगी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन धुआं उठने की वजह से छात्र घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी के सहारे इमारत से नीचे उतरने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारत की चौथी मंजिल से एक मोटी रस्सी की मदद से छात्र जान जोखिम में डालकर नीचे उतरते दिखे। लेकिन डर यह था कि कहीं उनके वजन से रस्सी टूट न जाए, क्योंकि उस रस्सी पर एक साथ कई छात्र लटके हुए थे जो किसी भी तरह जान बचाने के लिए नीचे आना चाहते थे। हालांकि इस कोशिश में कुछ छात्रों के हाथ से रस्सी छूट गई और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, साथ गाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बंसी को छाया नहीं, बंसी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बहस शुरू हुई थी, प्राइम मिनिस्टर्स संग्रहालय को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। नेहरू जी के नाम 3 मूर्ति परिसर में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय था उसको बदल करके कर दिया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी। तमाम सारे जो अभी तक प्रधानमंत्री हुए उनका सारी स्मृतियों को, उनकी जीवनियों को, उनके तमाम संग्रह को उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। नेहरू जी का नाम हटाना था कि दोनों तरफ से, इधर से भी हमला हुआ और उसके बाद इसका प्रत्युत्तर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, फिर उसके बाद प्रत्युत्तर बीजेपी की तरफ, बहुत आराम से बेटा। लेकिन मेरी खास बात यह थी, जब बहस तो यहां से शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि आज डिबेट में 2-3 लोग डॉक्टर्स थे तो वहां पर बहस पहुंच गई। आखिर में वहां पहुंच गई कि देश में क्या हुआ। किसी ने कहा कि मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई, नीट में सिलेक्शन हुआ था युवा का, अच्छा लगा मुझे, नवयुवक आए और बोले तो अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि सीटें नहीं बढ़ी, तर्क दिया गया, गूगल खोल लिए गए, तमाम डॉक्टर 97-98 के एमबीबीएस डॉक्टर भी खड़े थे। उन्होंने कहा उस समय की परिस्थितियां अंबाला से आए हुए हैं
और अब की जो सीटें हैं 1 लाख सीटें, तो वो बहुत सारी चीजों पे तार्किक बहस हुई, वहां तक आई। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि शुरू चाहे कहीं से हुई हो, इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी है वो कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की, डॉक्टर्स की, सबकी जरूरत है, इंजीनियर्स की। तो अब तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, समझ रहे हैं ना? ऐसा ना हो कि आप यहां खड़े रह जाए, पता चला आपका एक प्रतिकृति वहां पहुंच जाए घर पर। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो सकता है। तो बहरहाल जोक सपाट, लेकिन बात सच ये है कि इस देश में सार्थक बहस की नींव कहीं से भी पड़े, बहुत अच्छा लगता है। जरूर मैं स्वागत करना चाहता हूं जो हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं, अरविंद सिंह जी, उनका भी स्वागत करता हूं। अरविंद जी से एक रिमार्क, और डॉक्टर होम्योपैथी के डॉक्टर साहब आज पुनीत जी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। जरूर बोलिए डॉक्टर साहब, जरूर बोलिए, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देखिए प्रतीक जी, सार्थक बहस बहुत जरूरी है इस देश में। केवल विवाद से काम नहीं चलता है, और सरकारों के साथ विपक्ष का भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और विपक्ष और सरकार दोनों, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए क्योंकि बहस हो चुकी है। मुझे ये बताइए, आप जब बिल्कुल पानी एकदम बीच में खड़े हो गए और वो टकरा गया, एकदम आके वो टकरा चुका है महाल, अब मैं बताइए ये कि नाम हटाना सही या चल सकता था, नेहरू जी के नाम चल सकता था, उसमें बाकी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियां जुड़ जाती। प्रतीक जी, नाम हटाना इसलिए सही है कि पहले केवल नेहरू जी के नाम पे वो म्यूजियम था, और वर्तमान में सभी प्रधानमंत्रियों के नाम पे म्यूजियम है। तो कांग्रेस बड़प्पन दिखाती तो इसका स्वागत करती, लेकिन दिक्कत यह है गांधी नेहरू परिवार का कि उनको लगता है कि कांग्रेस उनकी जागीर है, और इस देश में संस्थानों का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम के अलावा किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए कि उसका नाम रखा है तो प्रधानमंत्री के नाम पे रखा है, अपनी पार्टी के, अपनी विचारधारा के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, नेहरू जी की तरह कपड़े पहन के देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास जब होता है जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी करते हैं। क्या बात है? नेहरू जी की तरह बच्चों से बात करके बच्चों का विकास नहीं होता है। बच्चों का विकास तब होता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय खड़े किए जाते हैं। देखिए, ये एक मिनट बोल लेने दीजिए। क्या रुकिए। कपड़ा इंग्लैंड से जब धुला के आता है। अरे बेकार, रुकिए, अरे बेकार, देखिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तब एक महिला ने नेहरू जी के कॉलर पकड़ लिए थे और उसने बोला था कि तुम्हें आजादी मिली, देश को आजादी मिली, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी ने जवाब दिया था कि आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आजादी मिली है, मोदी जी की तरह नहीं कि किसान आंदोलन के लिए जैक डॉर्सी को धमकाया गया कि किसान आंदोलन की कोई पोस्ट ट्विटर पे नहीं आनी चाहिए। जी, नहीं, एक मिनट, पॉइंट, हाँ, मैं बिल्कुल लूंगा, केवल 2 सेकंड, बिल्कुल लूंगा। और इस तरह के महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए एक शेर और मोदी जी के लिए भी एक शेर, आप दोनों सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। 12 साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। ये मोदी जी के लिए कि नेहरू जी? ये नेहरू जी के लिए हाँ। और मोदी जी, आपके लिए मेरा एक बहुत बेहतरीन संदेश है कि नेहरू जी की तरह कपड़े पहन के नेहरू जी नहीं बना जाता है, नेहरू जी की तरह विरल ला के नेहरू जी बना जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रतीक जी, बस। मोदी जी खुद ही को कर बुलंद। गलत बात है प्रतीक जी। मैं गलत बात करूँ, वहाँ बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ, और बहुत अच्छा हो गया, चुपचाप बैठो। मोदी जी के लिए एक ही शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। थैंक यू सो मच। प्रतीक जी, इन्होंने कहा नेहरू जी के तरह कपड़े पहन के विकास नहीं होता, तो बहन मोदी जी के तरह पूजा पाठ करके भी आप लोगों को सद्बुद्धि अभी तक नहीं आ रही है। वो जो नर्मदा में डुबकी लगा रहे हैं, जो ओम भूर्भुवस्व कर रहे हैं, पहले उच्चारण भी नहीं कर पाते इनके कांग्रेस के लोग। दूसरी बात, मेरे बहुत अच्छे मित्र, मैंने बीच में नहीं बोला, नहीं, मैडम प्लीज, मैं
आराम से आराम से आराम से ऋतु नहीं, श्लोक की बात कही। राहुल गांधी जी को उनका गोत्र नहीं पता, श्लोक तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं गोत्र नहीं, विजन चाहिए। जब पूछा जाता तो कान में बोलते, कान में, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, रुको यार, रुको यार। यहाँ आइए और ऑडियो का कंट्रोल करिए साहब, ये इको हो रही है जी। मेरी बात रही, आज मुद्दा था प्रधानमंत्री संग्रहालय पे। हमारे काबिल प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये पूर्वजों को याद नहीं करते, और एक यहाँ पे गीत चली, तेरी याद साथ है। हम तो देश के सारे प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केवल परिवार मंत्री को याद कर रही है, उनके परिवार में जो मंत्री है। और दूसरी बात, हमेशा देखा गया है इस देश में कांग्रेस ने जनता को छलने का काम किया है, धोखे में रखा है। अगर यहाँ पे कोई खड़ा युवक आपके ही कांग्रेस से, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन कोई इंदिरा जी का कोई आइडियल होगा, वो अगर म्यूजियम में जाना चाहेगा तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे प्रधानमंत्री के लिए भी वहां कुछ है। और जब कभी गई है प्रधानमंत्री संग्रहालय, जब जाएंगे तब पता चलेगा पहला कमरा अभी भी नेहरू जी का है, दूसरा कमरा इंदिरा जी का है, बाद में जाके सारे प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखा गया है। और एक बात, जब आप वहां सेल्फी लेते हैं, वॉक विद पीएम करते हैं, तो उसमें हर प्रधानमंत्री आते हैं, केवल भाजपा के नहीं आते। ये दुख है इनको कि इनको परिवारवाद ज्यादा पसंद है। अरे अब सवाल रह कहाँ गया, जाओ घर यार। अब कदम करा, बहुत पसीना निकल गया यार। एक बात खत्म करके, हाँ बोलो भाई। मैं आपके ऑडियंस के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन से आपका शो देख रहा हूँ, ठीक है। ये बहस उसी तरह से ठीक चल रहा है जैसे चार बेटा होता ना, कहता है मेरा बाप मेरे लिए क्या किया था, तो बाप ने तो बच्चे को पाल के बड़ा कर दिया, और जब आज बेटा को ताकत हो गया है और किसी चीज की कमी हो रही है ना, तो कहता है मेरा बाप ने क्या किया, क्योंकि आज बेटा को ताकत मिल गया। और ये ताकत दिया है नेहरू ने, ये ताकत दिया है नेहरू ने, ठीक है। ये नहीं, एक बात बहुत साफ सी है, एक बात बहुत साफ है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय बना रहे हैं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय बना रहे हैं और इस देश में योगदान गिन रहे हैं सारे प्रधानमंत्रियों का, तो हमको कम से कम इस तरह से पेश आना चाहिए कि हाँ, हमें गर्व है सारे प्रधानमंत्रियों का, हमें भी गर्व है। ठीक मोदी जी ने कहा है कि इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, सबने इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। ये मोदी जी ने कहा है, ये हमें दर्शाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये पहले से कह रही है कि देश के जितने प्रधानमंत्री आए हैं, देश के लिए उन्होंने काम किया है। ये कहने की बात है नेहरू जी, मैं नेहरू जी की बात, आपको सिर्फ फिक्र है एक परिवार की, लेकिन इस देश में आपने सरदार भगत सिंह का फिक्र नहीं किया। अगर उनके नाम से एक भी तस्वीर बनाया होता तो हमें गर्व होता कि कांग्रेस ने हमारे उनके अधिकारियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ काम किया। इंडिया गेट पे मैं आपसे जवाब से, राहुल जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आखिर क्या बात है जब इंडिया गेट पे बोस का मूर्ति लगे तब भी आपको आपत्ति है? नहीं देखिए, बोस की मूर्ति लगी, उसमें कोई आपत्ति वाली चीज मुझे नजर नहीं आ रही। वो सुभाष बाबू की अगर मूर्ति लगे तब भी वहाँ पे तब भी आपत्ति है? उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस चीज में गंभीर आपत्ति है। यहाँ पे नेहरू जी के नाम को हटाने को लेकर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा। देखिए, नाभा जेल में जवाहरलाल नेहरू जी थे और एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा था कि उनको परेशान करने के लिए जब वो सोते थे तो उनके ऊपर चूहे गुजारे जाते थे, वो चूहे बदबूदार चूहे गुजारे जाते थे। सोचिए कितना मेहनत और मुश्किल से आजादी की लड़ाई में भाग लिया। और राहुल जी, सावरकर के बारे में कहा जाता है जिस जेल के अंदर, जिस काल कोठरी के अंदर वो रह रहे थे कि पैर भी सीधे नहीं किए जा सकते थे। बिल्कुल है जवाब, क्यों नहीं जवाब है? मैं कह रहा हूँ, देखिए उनके सावरकर के जीवन को भी हम लोग दो खंड में तो देखते ही है ना। प्रथम खंड जो उन्होंने देश के लिए सेवा का काम किया, द्वितीय खंड में जब उन्होंने माफीनामा और उससे संबंधित चीजें आती, वहां से प्रारंभ होता है। स्वतंत्रता के आंदोलन में आंदोलनकारियों को आप दो खंड करते हैं, ये आप जी जनाब जी। देखिए, एक तो इनको वहाँ कोई नेहरू मेमोरियल या जो 3 मूर्ति है उसमें कोई गया नहीं। मैं 2009 से उसका मेंबर हूँ, मैं देख रहा हूँ इतनी अव्यवस्था थी उसके अंदर। आज आप जाएंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत दिखेगी, वो अच्छी दिखेगी। एक चीज, नेहरू मेमोरियल अगर नाम हटाया गया तो कोई सम्मान या गैर सम्मान नहीं किया गया नेहरू का। अरे तमाम प्रधानमंत्रियों को वहाँ सम्मान दिया गया है। दूसरी चीज, जैसा राहुल जी ने कहा कि नेहरू जी वहाँ रहे थे, अरे भैया वो सरकारी आवास था।
वो सरकारी आवास था, वो इस देश की संपत्ति है। और अगर देश की सरकार ये चाहती है कि वहां पर पूरे देश के प्रधानमंत्रियों के लिए कुछ लिखा जाए, करा जाए, तो उसको करना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? जब भी रोजगार की बात हो, जब भी और कोई बात हो, उसको छुपाने के लिए आप नाम बदल दो, दूसरा काम कर दो। जब भी आपदा देश में आ जाए तो प्रधानमंत्री, ये काम जरूरी था ना, ये करना था। नहीं, ये काम क्या जरूरी था? जरूरी था कि आप रोजगार पे काम कर दे, किसानों के लिए काम कर दे, वो तो आपने कर नहीं पाए। आप देखिए कि जो लोग आग से खेलते हैं उनके हाथ खुद जल जाते हैं। मणिपुर में देखिए, मणिपुर जल रहा है, उसके मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो उग्रवादियों से सांठगांठ करके जो पत्र भी निकला है, उनके साथ मिलकर के और भाजपा चुनाव जीतती है मणिपुर में, उनको जेल भेजा गया कि नहीं। इन्होंने कहा जो आग से खेलते हैं उनके हाथ जल जाते हैं। उसी प्रकार जो अपने पिता को भरे मन से धक्का देता है उसे तो जनता धक्का देके बाहर कर देती है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रतीक जी ये इतना चिल्ला रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा दिया। ये वही जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी की पार्टी है जिसमें 2 प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। अरे भैया 1 मिनट भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, हेडगेवार, उनको भूलकर केवल गांधी और नेहरू को याद करने वाले ये ज्ञान दे रहे हैं। देश के एक भी क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए, नेहरू जी को छोड़कर, गांधी जी को छोड़कर, जिनके नाम पे कोई भी एक भी योजना चलाई हो। जी अपना नाम शिलापट पे बना रहा है, इसलिए जो नई संसद बनी वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी को नहीं बुलाया। इससे ज्यादा नाम आने वाला जो लोग के बच्चों की हत्या करते हो, जो लोग यहाँ बैठकर आतंकवादी का समर्थन करते हो, वो यहाँ बैठकर भैया ये बोल चुके जी। नमस्कार सर, ऐसा है बीजेपी का। कहाँ से आना हुआ? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से खाली हाथ ना आया करे, पेड़ा लेके आया करे। आएंगे सर। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का तो इतिहास रहा है, नाम बदलना, काम बदलना, इनका तो इतिहास है। क्या करते हो भाई तुम? डॉक्टर वास्तव में हुए हो क्या? तुम सच में बताओ। कान मेरा कान कर दो। चलो, इनका तो इतिहास रहा है नाम बदलने का। माननीय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से कोई लिखी हुई है। इन्हें उनसे क्या दोष है भाई? क्यों हटा रहे हो?